नमस्कार। आज है 19 मई, दिन गुरुवार। वक्त हो गया जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। दिन भर की तमाम बड़ी अहम खबरों का 360 डिग्री एनालिसिस करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं वो खबरें जो बनी हैं आज की सुर्खियां। खाने के तेल की महंगाई से मिलेगी राहत। इंडोनेशिया ने पाम तेल के एक्सपोर्ट पर बैन हटाया। सोमवार से लागू होगा फैसला। 28 अप्रैल से लगा था बैन। पाम तेल पर राहत तो रसोई गैस ने बढ़ाई आफत। एलपीजी सिलेंडर का ₹3.5 हुआ महंगा। एक महीने में दूसरी बार बढ़े दाम। इंडिया 360 में करेंगे विश्लेषण। आखिर बढ़ती महंगाई पर कब लगेगी लगाम? जीएसटी काउंसिल पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। कहा, काउंसिल का फैसला केंद्र और राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं। इंपोर्टर्स पर लगने वाले आईजीएसटी को भी हटाया। इंडिया 360 में बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जीएसटी काउंसिल का क्या होगा। बिना कार्ड किसी भी एटीएम से रकम निकासी पर आरबीआई का बड़ा फैसला। अब कोई भी बैंक किसी भी बैंक के ग्राहक को दे सकता है कार्डलेस सुविधा। अभी सिर्फ अपने कस्टमर को यह सुविधा दे पाते थे बैंक। कमजोर ग्लोबल संकेतों से बाजार में भारी गिरावट। निफ्टी 425 अंक से ज्यादा टूटा। 15,800 के करीब हुआ बंद। सेंसेक्स 1400 अंकों से ज्यादा लुढ़का। सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल। दूसरे दिन एथॉस का आईपीओ 44% भरा। अनिल सिंघवी की सलाह, सिर्फ जोखिम लेने वाले निवेशक लगाएं पैसा। रोड रेज केस में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की जेल। 34 साल पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बदला पुराना फैसला। कांग्रेस छोड़कर सुनील जाखड़ बीजेपी में शामिल। कहा, जिस पार्टी में 50 साल दिया वहां मेरी आवाज दबाने की कोशिश हुई। और अब देखते हैं सुबह से लेकर शाम तक खबरों का फ्लो किस तरह से था। खबरें किस तरह से दिन भर अपडेट होती रहीं। एक नजर न्यूज अपडेट पर। घड़ी पर सुबह के 7 बजे ही थे कि कथित पॉर्न रैकेट मामले में फंसे राज कुंद्रा को लेकर एक बड़ी खबर आ गई। प्रवर्तन निदेशालय ने राज कुंद्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इस मामले में राज कुंद्रा को 20 जुलाई को गिरफ्तार किया था। राज कुंद्रा पर आरोप है कि वो अश्लील फिल्में बनाने के कारोबार में शामिल हैं और वेब सीरीज या बॉलीवुड फिल्मों में भूमिका का वादा कर लोगों को ठग रहे थे। किसी एक्ट्रेस ने अगर अश्लील फिल्म करने से इनकार किया तो उसे धमकी भी दी जाती थी। सुबह 8 बजे के करीब सरकार ने कोरोना के आंकड़े भी जारी किए। इन आंकड़ों के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2364 केस मिले हैं, जबकि 10 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। देश में रिकवरी रेट 98.75% है। वहीं एक्टिव केस 0.04% बने हुए हैं। देश में कोरोना के कुल मामले 4,31,00,000 के पार पहुंचे हैं। मृतकों का आंकड़ा भी बढ़कर 5,24,000 के पार हुआ है। और सुबह 10 बजते बजते ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई। कोर्ट ने इस मामले पर वाराणसी की अदालत को कोई भी आदेश देने पर रोक लगा दी। कोर्ट में हिंदू पक्ष ने कहा कि उन्हें अभी हलफनामा दाखिल नहीं किया है उन्होंने, इसलिए उन्हें और वक्त दिया जाए। जिस पर कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से पूछा कि आपको कोई दिक्कत है। इस पर मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है। करीब 11 बजे तक सुनवाई चलती रही और कोर्ट ने मामले की सुनवाई कल तक टाल दी। ज्ञानव्यापी मामले की सुनवाई टलने की खबर आई ही थी कि सुप्रीम कोर्ट से एक और अहम फैसला आ गया। सुबह करीब 11:30 बजे न्यूज चैनल्स पर सपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को बड़ी राहत की खबर चलने लगी। कोर्ट ने रामपुर में कोतवाली पुलिस थाना से जुड़े एक मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने आजम खान को 2 हफ्ते के भीतर संबंधित अदालत के समक्ष नियमित जमानत के लिए आवेदन करने की छूट दी। आपको बता दें कि आजम खान के खिलाफ 80 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। अलग अलग मामलों को लेकर वो पिछले कई महीनों से सीतापुर जेल में बंद है। आजम खान को राहत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने साइरस मिस्त्री और टाटा विवाद में भी बड़ा फैसला सुनाया। दरअसल कोर्ट ने एसपी समूह के उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स को के जो प्रमुख हैं उनसे पद से हटाने पर फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की गई थी। आपको बताएं कि 26 मार्च 2021 को
सुप्रीम कोर्ट ने टाटा समूह के पक्ष में फैसला सुनाते हुए साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के प्रमुख के पद से हटाने का जो फैसला था उसको बरकरार रखा था। और फिर इसी तरह से दोपहर आते आते यासीन मलिक को लेकर बड़ी खबर आ गई। टेरर फंडिंग केस में अलगाववादी नेता यासीन मलिक को दोषी करार दिया गया। एनआईए की विशेष अदालत ने फैसला सुनाया। अब 25 मई को यासीन मलिक की सजा पर बहस होगी। आपको बताएं कि मलिक ने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को कबूल लिया था। कोर्ट ने एनआईए को मलिक की वित्तीय स्थिति पर रिपोर्ट सौंपने का भी आदेश दिया है। और दोपहर 2 बजे जब आप अपना लंच कर रहे थे तब कांग्रेस के पूर्व नेता और पंजाब प्रदेश समिति के अध्यक्ष रहे सुनील जाखड़ के बीजेपी में शामिल होने की खबरें आ गई। जाखड़ को दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा ने सदस्यता दिलाई। इस मौके पर भावुक होते हुए सुनील जाखड़ ने कहा कि मेरी 3 पीढ़ियां कांग्रेस में रह चुकी हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब को धर्म, जाति वगैरह के आधार पर बांटने की कोशिश की जा रही है, इसलिए यह रिश्ता टूट गया। और यहां जाखड़ बीजेपी में शामिल हुए, वहां सिद्धू के खिलाफ 34 साल पुराने रोड रेज केस में फैसला आ गया। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है। सिद्धू के इस पूरे वाकये में एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी हमले में, रोड रेज जो हुआ था, और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1000 रुपए का जुर्माना देकर छोड़ दिया था। लेकिन सितंबर 2018 में उन्होंने सजा के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर की। सिद्धू के खिलाफ रोड रेज का मामला साल 1988 का है। और शाम आते आते एक और पॉलिटिकल खबर फिर से सुर्खियों में तैरने लगी, और ये थी राहुल गांधी के विदेश जाने की खबर। कांग्रेस में जारी अंदरूनी कलह के बीच पार्टी नेता राहुल गांधी के लंदन रवाना होने की खबरें सारी जगह छाई रही। दरअसल राहुल गांधी लंदन में 23 मई को आइडियाज ऑफ इंडिया कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। उनका वहां भारतीय समुदाय से मिलने का कार्यक्रम भी है। ये जानकारी कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दी है। उन्होंने बताया कि 23 मई को राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इंडिया एट 75 भारत के लिए आगे आने वाली चुनौतियों को इस विषय पर संबोधित करेंगे। और आज की एक बड़ी खबर से हम बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अब इंडोनेशिया ने पाम ऑयल पर लगे बैन को हटाने का फैसला किया है। 23 मई यानी सोमवार से इंडोनेशिया पाम ऑयल का एक्सपोर्ट दोबारा शुरू कर देगा। पाम ऑयल पर बैन हटाने से खाने के तेल के दाम में कमी आएगी। इससे आम आदमी को बड़ी राहत मिलने वाली है। और क्या ये पूरी खबर बता रहे हैं हमारे कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा। देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है, खास करके खाने के तेल की कीमतों के लिहाज से, क्योंकि आपको याद होगा कि 28 अप्रैल को इंडोनेशिया ने पाम तेल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था। उसके बाद दुनिया भर में तेल की कीमतें बहुत तेजी से बढ़ी थी, क्योंकि इंडोनेशिया सबसे बड़ा सप्लायर है पाम ऑयल का और भारत सबसे बड़ा कंज्यूमर है पाम तेल का इंपोर्ट का। और हम सबसे ज़्यादा जो हमारा इंपोर्ट है उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी पाम तेल की है। और पाम तेल के इंपोर्ट में भी हम सबसे ज़्यादा पाम तेल का इंपोर्ट इंडोनेशिया से करते हैं। लिहाजा भारत के मार्केट के लिहाज से ये बहुत बड़ी खबर थी, बड़ा सेटबैक था जब ये ऐलान किया गया था। लेकिन आज ये ऐलान कर दिया गया है कि मंडे से यानी 23 मई से पाम तेल के एक्सपोर्ट से रोक हट जाएगी। इसका तत्काल मतलब ये होगा कि अगले 10-15 दिनों में, जो अभी ये बैन हटने के बाद, जब ये खबर हमने सबसे पहले जी बिजनेस पर चलाई तो हमने कई बड़े एक्सपर्ट से बात की। उनका ये कहना है कि ये बैन हटने के तत्काल बाद करीब 2 से 2.5 लाख टन पाम तेल अभी तत्काल प्रभाव से इंडोनेशिया से भारत आ जाएगा, जिससे हमारी सप्लाई की सिचुएशन और इंप्रूव हो जाएगी। तो जाहिर तौर पर कीमतों पर लगाम लगेगी, कीमतें कम होंगी। ये बहुत राहत वाली बात है, खास करके जो एडिबल ऑयल के कंज्यूमर हैं उनके लिहाज से। और पिछले हफ्ते ही हमने ये बात बताई थी कि इस हफ्ते इंडोनेशिया पाम तेल के एक्सपोर्ट से रोक हटा सकती है। तो हमारी खबर पे मुहर लगी है, आज ये ऐलान हो गया है। और लेकिन हाँ, एक बड़ी बात यह है, चूंकि पाम तेल की जब सप्लाई की हम बात करते हैं तो अभी एक्सपर्ट का मानना है कि 2 से 2.5 लाख टन तेल की सप्लाई होगी। और आगे हालांकि बहुत ज्यादा दाम कम हो जाएंगे, इसकी गुंजाइश फिलहाल इसलिए नहीं दिखती है क्योंकि बाकी जो फैक्टर हैं तेल को लेकर वो बहुत ज्यादा संतोषजनक नहीं है। लेकिन हाँ, पाम के मोर्चे पर निश्चित तौर पर राहत मिली है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट पाम तेल का ही करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मृत्युंजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और आइए अब शुरू करते हैं हमारी आज की कवर स्टोरीज।
पाम तेल पर बैन हटने से तेल तो सस्ता हो जाएगा खाने का, लेकिन किचन में इसे इस्तेमाल करने के लिए रसोई गैस की खातिर ज्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे। आम आदमी पर महंगाई की मार थमने का नाम नहीं ले रही है। खाने पीने की चीजों से लेकर तमाम चीजें महंगी हो चुकी हैं। देश भर में लोग महंगाई से त्रस्त हैं। पिछले कुछ दिनों में पेट्रोल, डीजल से लेकर गैस सिलेंडर, पीएनजी, सीएनजी की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। सब्जी से लेकर दूध तक सब चीजों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खुदरा महंगाई दर 8 साल के उच्चतम स्तर पर है, तो वहीं थोक महंगाई दर ने भी नया रिकॉर्ड बनाया है और ये 15% के पार बनी हुई है। 1998 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब थोक महंगाई की दर 15% के पार निकली है और आज एक बार फिर महंगाई का झटका लगा है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 3.5 रुपए बढ़ गए हैं। इस बढ़ोतरी के साथ एक एलपीजी सिलेंडर का दाम 1000 रुपए को पार कर गया है। 14 किलो वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर, इसकी कीमत में 3 रुपए 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। आज से दिल्ली में 14 किलो वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के लिए आपको 1003 रुपए, मुंबई में 1002 रुपए, कोलकाता में 1029 रुपए और चेन्नई में 1018 रुपए 50 पैसे चुकाने होंगे। इस महीने में यह दूसरी बार है जब रसोई गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है। घरेलू सिलेंडर के साथ साथ 19 किलो वाला कमर्शियल सिलेंडर भी महंगा हुआ है। आज इसकी कीमत में 8 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब 19 किलो वाला सिलेंडर दिल्ली में 2354 रुपए, कोलकाता में 2454 रुपए, मुंबई में 2306 रुपए, चेन्नई में 2507 रुपए का हो गया है। कमर्शियल गैस के दाम बढ़ने का असर दूसरी चीजों पर भी दिखेगा। होटल्स, रेस्टोरेंट में कमर्शियल गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है। इससे आपके लिए बाहर खाना खाना महंगा पड़ सकता है। अब सवाल यह उठता है कि जब महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है तो सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं। महंगाई पर काबू पाने के लिए इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की लगातार बैठकें हो रही हैं। मिनिस्टर्स के इस ग्रुप ने आज भी बैठक की और इसमें महंगाई को लेकर चर्चा की। यह ग्रुप हर हफ्ते बैठक कर रहा है और महंगाई से निपटने के लिए एक्शन प्लान बना रहा है। पिछली बार इसी बैठक के बाद ही गेहूं एक्सपोर्ट पर रोक लगाने का फैसला किया गया था। गेहूं एक्सपोर्ट पर रोक, आटे के बढ़ते दामों को कम करने की कोशिश इसके बाद की गई। इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को कम करने के लिए सरकार राज्यों से अपील कर रही है कि वो वैट घटाएं, लेकिन राज्य पलटवार कर रहे हैं जो पेंडिंग जीएसटी अमाउंट है उसको लेकर और दूसरे मुद्दों को लेकर, खास तौर से जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं। यानी कि ये पूरा मसला अभी फंसा हुआ है। इसके साथ ही सरकार वैकल्पिक ईंधन पर भी तेजी से काम कर रही है। इसके लिए सरकार शुगर के साथ अनाज से एथेनॉल को भी बढ़ाने की योजना बना रही है। इसके अलावा सरकार टैक्स घटाने, एक्साइज में कटौती करने जैसे फैसले पर भी विचार कर रही है। ऐसा नहीं है कि महंगाई सिर्फ भारत में बढ़ रही है। अमेरिका से लेकर टर्की तक और यहां तक कि यूके तक दुनिया के तमाम देशों में महंगाई अपने रिकॉर्ड स्तर पर है। कल ही हमने खबर आई कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पूरी तरह से घिर चुके हैं। वहां पर उन पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। 40 साल के उच्चतम स्तर पर है। यूएस में भी यही हाल है। दुनिया भर की सरकारें इससे पार पाने की जुगत में जुटी हुई हैं। लेकिन घरेलू कारण हो या अंतर्राष्ट्रीय कारण, महंगाई जो बढ़ रही है वो आम आदमी की कमर तोड़ने का काम कर रही है और उससे जल्द से जल्द निजात कैसे मिले इस पर मंथन जारी है। लेकिन ठोस ग्राउंड पर इसका कोई नतीजा सामने आया हो ऐसा दिखता नहीं। चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीनियर इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर अरुण कुमार। प्रोफेसर अरुण कुमार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर। सर, हमने अब सीपीआई के आंकड़े तो देखे ही थे, डब्ल्यूपीआई के भी कल परसों में आ गए हैं। 17-18 साल के उच्चतम स्तर पर हैं, 15% को पार कर गए हैं। अभी स्थिति क्या दिखती है आपको? महंगाई के मोर्चे पर राहत क्या फौरी तौर पर मिलेगी या लड़ाई लड़नी पड़ेगी सर? देखिए, अभी बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि यूक्रेन का जो युद्ध है ये कितना लंबा चलेगा, इससे सप्लाई डिसरप्शन जो इंटरनेशनल लेवल पे है वो कितनी और आगे चलेगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो यूक्रेन और रूस से आती थी वो सब बाधित हो गई हैं। जैसे कि वहां से गेहूं निकलता था, सूरजमुखी का तेल था, निकल था, पैलेडियम था, नोबल गैस थी जो चिप बनाने में, कंप्यूटर चिप बनाने में इस्तेमाल होती है, एनर्जी है, उस पर अगर प्रतिबंध ज्यादा लग गया और वहां से जो शॉर्टेज हो गई तो एनर्जी के दाम बढ़ते चले जाएंगे। और अगर एनर्जी के दाम बढ़ेंगे तो सभी चीजों के दाम बढ़ेंगे।
दूसरी तरफ चीन में अभी लॉकडाउन सीवियर था, अभी शंघाई में कुछ रिलैक्स हुआ है, लेकिन फिर भी बाकी जगह चीन में लॉकडाउन रहा। फिर उसी की वजह से जो शिपिंग लाइंस हैं, शिपिंग में कॉस्ट बढ़ गए हैं। इस समय जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो होते हैं, जो बड़े बड़े जो होल्डर्स होते हैं, उसमें कंटेनर्स की जो शॉर्टेज हो गई है, उससे जो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट इंटरनेशनली बढ़ गया है। और फिर हमारे देश में जैसे आपने सही बताया कि एनर्जी के दाम इसलिए बढ़े हुए हैं क्योंकि उस पर टैक्स ज्यादा है, एक्साइज ड्यूटी भी है, वैट भी है। तो जब तक कि एनर्जी के दाम बढ़े रहेंगे तो परेशानी बनी रहेगी। उसी तरह जैसे गेहूं है, उसकी फसल पे असर पड़ा है क्योंकि गर्मी जल्दी आ गई। उसके साथ साथ जो सब्जी और फलों के जो दाम भी ज्यादा हो गए। दूसरी तरफ कोयले की जो कमी है क्योंकि कोयला बाहर से आता था और उसके दाम बढ़ गए। तो जो हमारे जो पावर प्लांट थे, जो बाहर का जो विदेशी कोल इस्तेमाल करते थे, कोयला इस्तेमाल करते थे, तो वो अब वायबल नहीं रह गया क्योंकि यहाँ पे बिजली के दाम तो बढ़े नहीं है, तो उनका उत्पादन कम हो गया है, उसका सप्लाई चेन पे असर पड़ा है। यानी कुल मिला के चौतरफा मार है। और जब इस तरह के दाम बढ़ते हैं तो उससे गरीब आदमी पे असर पड़ता है क्योंकि उसकी आमदनी उस अनुपात में तो बढ़ती नहीं है जिस अनुपात में दाम बढ़ रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास है, वो जो जिसका जो डीए न्यूट्रलाइजेशन होता है, उसको शायद इतनी मार ना पड़े, पर मेरा मानना है उसको भी मार पड़ रही है जो मिडिल क्लास का है, क्योंकि डीए न्यूट्रलाइजेशन तो कुछ समय बाद आता है, तुरंत तो आता नहीं है। तो इसलिए जो मिडिल क्लास है, जो लोअर क्लास है, उन पे बड़ी बुरी मार पड़ रही है, उससे हमारे ग्रोथ पे असर पड़ रहा है। सर, क्या बार बार जब विश्लेषण होते हैं तो सारी बातें अटक कर आ जाती हैं फ्यूल प्राइसेस पर? क्या इस वक्त भारत में अगर महंगाई को काबू पाना है तो पेट्रोल डीजल की महंगाई को ही काबू में करके सब कुछ हो जाएगा सर, या या कुछ दूसरे विकल्प भी हैं? जी हाँ, असल में ये तो इस समय एक चौतरफा मार है। जो शुरू में वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या फूड के आइटम्स या जैसे कि जो एनर्जी आइटम से हुआ था, वो अब जो होलसेल प्राइस इंडेक्स में दिख रहा है कि वो चारों तरफ फैल गया है। उसमें कपड़ा भी है, बाकी और चीजें भी हैं, सबके दाम बढ़ रहे हैं। तो ये जो होता है कि आपका जब WPI बढ़ता है तो उससे धीरे धीरे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी बढ़ने लगता है, क्योंकि प्रोड्यूसर के जो कॉस्ट है वो बढ़ जाते हैं। तो इस समय जो चौतरफा मार है वो सिर्फ इससे नहीं रुकेगी, पर इससे थोड़ी कम हो जाएगी। अगर एक्साइज ड्यूटी कम कर दिया, वैट थोड़ा कम कर दिया, तो जो 15% पे होलसेल प्राइस इंडेक्स चल रहा है वो हो सकता है कि 9-10% पे आ जाए। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 7.5 से ऊपर चल रहा है वो हो सकता है कि जो 6% के लेवल पे आ जाए। तो ये एक अहम कदम है, लेकिन इससे आपका डेफिसिट बढ़ेगा। अगर डेफिसिट बढ़ा तो उसको आपको कंट्रोल करने के लिए डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे। अगर डायरेक्ट टैक्सेस नहीं बढ़ाएंगे तो फिर यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस कम करके नहीं चलेगा। दूसरी तरफ ये बात सुनने में आ रही थी कि जीएसटी काउंसिल में ये प्रपोजल लाया जाएगा कि जो जीएसटी में 5% के लेवल उनको 8% पे कर दिया जाए। अब इसमें बहुत ज्यादा चीजें जो है वो जरूरी चीजें होती हैं, तो उनके दाम बढ़ेंगे तो फिर इन्फ्लेशन तेज हो जाएगा। उसी तरह जो 18% के लेवल पे थी उनको कहा जा रहा है कि 28% के लेवल पे कर दिया जाए। अब लग्जरी आइटम जो सिन गुड्स है उनको कर देंगे तो उसका महंगाई पे इतना असर नहीं पड़ेगा, पर जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, उनको बढ़ाएंगे तो फिर इन्फ्लेशन और तेज हो जाएगा। तो इसलिए ये जीएसटी पे बढ़ाना नहीं चाहिए बल्कि घटाना चाहिए, और उसके लिए जो करना चाहिए वो वहां से लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर हमें जो सप्लाई बॉटलनेक को चेक करना है तो हमें जो एमएसएमई सेक्टर है उसको मदद करना चाहिए जिससे वो रिवाइव हो पाए। और जब वो रिवाइव होगा तो फिर जो सप्लाई बॉटलनेक कम होंगे उससे दाम जो है बेहतर हो जाएंगे। फिर जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर की प्राइसिंग पावर बहुत बढ़ गई है, और क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर की प्राइसिंग पावर बढ़ गई तो वो दाम बढ़ा रहा है, वहां पे भी अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। तो कई चीजें हैं जो सरकार कर सकती है कि जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी है उसको कम करे, जिससे कि दाम इतनी तेजी से ना बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तमाम जानकारी के लिए। तो प्रोफेसर अरुण कुमार हमारे साथ थे जो महंगाई का विश्लेषण कर रहे थे, और साफ तौर पर थोड़ा सा मुश्किल रहा तो है, लेकिन अगर सरकार, जैसा कि इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी में लगातार जो चर्चाएं हो रही हैं, कोई ना कोई ठोस उपाय अपनाना होगा, अन्यथा जो ये संकट है ये आगे कुछ और रुख भी अख्तियार कर सकता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, आज की हमारी दूसरी कवर स्टोरी का रुख करते हैं। दूसरी कवर स्टोरी जुड़ी है जीएसटी से, और जीएसटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने समुद्र के रास्ते सामान मंगाने वाले इंपोर्टर्स को बड़ी राहत दी है। इसका एक पहलू यह है, सुप्रीम कोर्ट ने समुद्री भाड़े के हिस्से पर आईजीएसटी जो लगता था उसके फैसले को असंवैधानिक करार दे दिया। साथ ही अपने आदेश में यह भी साफ किया
जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा चौंकाने वाला है और जिसने एक नया संवैधानिक बहस को जन्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जीएसटी काउंसिल का फैसला केंद्र और राज्यों पर बंधनकारी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि जीएसटी काउंसिल आमतौर पर मोटा मोटे मामले में राय मशवरे तक ही सीमित है। कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्यों के पास कानून बनाने के अपने अधिकार हैं। अब इसके कई मायने हैं। तो क्या जीएसटी काउंसिल से जीएसटी घटाने या बढ़ाने के जो फैसले पारित होते हैं, क्या उनको मानने के लिए या नहीं मानने के लिए राज्य और केंद्र बाध्य हैं? तो अगर बाध्य नहीं हैं तो फिर जीएसटी काउंसिल में जो भी फैसले होते हैं उसका फिर क्या मतलब रह गया? इंपोर्टर्स के लिए जो फैसला आया है, हम जीएसटी के बहाने जो सरकार फैसले लेने के क्रम में जो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है उसका जो संवैधानिक पक्ष है हम उसको समझने की कोशिश बाद में करेंगे। लेकिन जो पहला जो पक्ष आज जो सुप्रीम कोर्ट से आया है इंपोर्टर्स के लिए, उसको जरा डिटेल में समझते हैं। और इसको समझने के लिए इस वक्त मेरे साथ हमारे सहयोगी ब्रिजेश कुमार जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश जी बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने इंपोर्टर्स के लिए कौन सी राहत की बात बोली है आज के फैसले में? बिल्कुल, दरअसल नियम जो है ये जारी किया गया था कि जब भी बाहर से कोई सामान मंगाएगा समुद्र के रास्ते तो उसके ऊपर 5% की दर से आईजीएसटी अदा करनी होगी। लेकिन जो इंपोर्टर थे उनकी दलील ये थी कि जो सामान भेजने वाला है भारत में वो उसके और शिपिंग कंपनी के बीच में करार होता है, तो ओशन फ्रेट वही दूसरी पार्टी अदा करती है। ऐसे में उनके ऊपर आईजीएसटी लगाना ठीक नहीं है, जो संविधान के खिलाफ है। तो ये मामला दरअसल शुरुआत में गुजरात हाई कोर्ट में गया था, जहां पर इंपोर्टर्स के पक्ष में गुजरात हाई कोर्ट ने फैसला दिया था। बाद में इसी मामले को जो है सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने चुनौती दी थी और उसी की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि आईजीएसटी लगाना जो है वो संविधान के खिलाफ है इस तरह के मामलों में। चलिए, शुक्रिया ब्रिजेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब जरा दूसरा जो फैसला है सरकार का उसका भी जरा विश्लेषण कर लेते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जीएसटी काउंसिल का जो भूमिका है वो सिर्फ सलाहकार की है, वो सलाह राय मशवरा अपना दे सकती है। लेकिन जीएसटी काउंसिल में होने वाले जो फैसले हैं उनको राज्य या केंद्र माने या ना माने ये बाध्यकारी नहीं है। और अगर केंद्र या राज्य अगर चाहें तो अपने हिसाब से कानून बना सकते हैं। अब सवाल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये रूलिंग आई है तो इस बात पे तो एक बार फिर से बहस छिड़ जाएगी कि क्या जीएसटी काउंसिल में जो फैसले लिए जाते हैं वो क्या एक रूपता के साथ समान तरीके से क्या लागू हो पाएंगी। जीएसटी को लेकर वैसे भी हमने देखा है कि केंद्र और राज्य सरकारें कई मुद्दों पर आमने सामने होती हैं, तो क्या इससे खाई और बढ़ेगी? एक बहस जरूर छिड़ गई है। साथ ही साथ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जीएसटी काउंसिल सिफारिश मानने के लिए ये एक प्रेरक मूल्य है, एक परसुएसिव वैल्यू है इसकी। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली जो पीठ थी, आज उन्होंने ये फैसला दिया है और केंद्र सरकार और राज्यों के पास जो जीएसटी पर कानून बनाने का बराबर अधिकार है। इसलिए जीएसटी काउंसिल को केंद्र और राज्यों के बीच में व्यावहारिक समाधान प्राप्त करने के लिए सामंजस्यपूर्ण तरीके से काम करना चाहिए, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। आइए अब इस पर करते हैं थोड़ी सी चर्चा। मेरे साथ संविधान मामलों के जानकार और सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट विराग गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। विराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला कई लोगों को चौंका रहा है। वो कह रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल तो सिर्फ सलाह मशवरा देने की एक एजेंसी भर है, इसके फैसले माने या ना माने राज्य या केंद्र ये कोई बाध्यकारी नहीं है। इसे आप किस तरह से देखते हैं और क्या जीएसटी काउंसिल के अस्तित्व पर एक नए सिरे से बहस नहीं छेड़ता है ये फैसला? नहीं, इस पूरे फैसले को संपूर्णता से पढ़ने की जरूरत है। 153 पेज का यह फैसला है और इसके कुछ अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने पढ़े हैं और इसके जो 3-4 जरूरी बातें हैं कि इसमें जो सीजीएसटी है, आईजीएसटी है और कस्टम्स एक्ट है, तीनों का इसमें उन्होंने एक कंप्लीट एक उसमें पर्सपेक्टिव लिया है। तीनों को मिलाने के बाद उसमें उन्होंने देखा है कि कैसे इस कानून की व्याख्या करनी चाहिए। दूसरा,
संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र और राज्यों को किन किन विषयों पर कानून और कैसे बनाने का अधिकार है, उसकी पूरी प्रक्रिया है। उसी के तहत 246A में जीएसटी के बारे में भी उन्होंने संविधान संशोधन किया था। और जो जीएसटी काउंसिल है उसके लिए 279A में प्रोविजन किया गया है। तो केंद्र सरकार का यह कहना था कि जो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशंस हैं वो बाध्यकारी हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो संविधान के प्रावधान हैं और उसमें उन्होंने 2004 से अभी तक के घटनाक्रम का उल्लेख किया है, और जो अनेक कमेटियां बनी थी, जो अनेक तरह के उसमें डिबेट हुए थे और जो कई तरह के जो प्रोविजंस खत्म किए गए थे, उसके आधार पर उन्होंने बोला है कि संवैधानिक प्रक्रिया के तहत जीएसटी काउंसिल की जो रिकमेंडेशंस हैं वो सिर्फ एक सलाह के तौर पर हैं, लेकिन केंद्र और राज्यों को जो कानून बनाने का अधिकार है वो 246 और 246A के तहत है। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई नई बात है, लेकिन इस समय दो बातें चल रही हैं। पहला, 5 साल का टर्म खत्म हो रहा है, और दूसरा, केंद्र और राज्य के संबंधों में बहुत सारा उतार चढ़ाव है। कहीं सीबीआई जांच की परमिशन हटाई जा रही है या कहीं आपस में आपसे तो संघीय व्यवस्था के लिए मैं इसी मुद्दे पर आपसे पूछ रहा था, एक आम आदमी के लिहाज से समझने के लिए। देखिए, जीएसटी को लागू हुए 5 साल हो गए, आपने सही कहा, 1 जुलाई 2017, अब 1 जुलाई को 5 साल पूरे हो जाएंगे। अब हम तो यही समझते थे कि भाई एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, सेल्स टैक्स को मिला के एक जीएसटी बना, और उसके लिए एक जीएसटी काउंसिल बनी जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और राज्यों के वित्त मंत्री काउंसिल के सदस्य होते हैं, और जो भी यहां पर फैसला लिया जाता है अगले दिन या जब भी उसको लागू होना होगा उसके बाद से वो फैसले समान रूप से लागू हो जाते हैं। और इस पे हमने जीएसटी काउंसिल के भीतर तो हमने देखा कि बहस खूब चलती है, लेकिन फैसला जब ले लिया जाता है उस पर कोई बहस नहीं दिखी, मोटा मोटा समझ ये थी। तो अब आप कह रहे हैं कि इस फैसले के बाद जीएसटी काउंसिल के भीतर भी बहस जो होती थी वो अब सतह पर आएंगी। फैसला जीएसटी काउंसिल ने जो ले लिया, अब राज्य उसमें आंखें दिखाएंगे कि हम नहीं मानते साहब, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कह रखा है। ऐसे ही होगा? ऐसा नहीं है। हाँ। देखिए, जीएसटी काउंसिल में फैसले लेने की प्रक्रिया है कि उसमें किस तरीके से वोटिंग होगी, मेजॉरिटी कैसे होगी। दूसरा, जो टैक्सेशन का मामला है उसके 3 पहलू हैं। पहला पहलू है उसके कानून, दूसरा पहलू है उसकी प्रक्रिया, और तीसरा पहलू है टैक्स की दरें। तो प्रक्रिया और टैक्स की दरों में अगर जीएसटी काउंसिल में कोई सहमत हो गया है तो उसमें डेविएट होना मुश्किल है, लेकिन कानून बनाने का जो अधिकार है यह एक सैद्धांतिक व्याख्या की है, क्योंकि इस पूरे मामले का जीएसटी काउंसिल से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन क्योंकि मैंने जैसा बताया कि इसमें सीजीएसटी, आईजीएसटी और कस्टम्स एक्ट के प्रावधानों का सुप्रीम कोर्ट ने अध्ययन करके और एक ऐसे मामले में फैसला दिया है जहां पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने बोला था कि जीएसटी काउंसिल की जो रिकमेंडेशंस है बाध्यकारी हैं, उस परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला अहम है। लेकिन उससे भी ज्यादा अहम ये है कि उन्होंने बोला है कि जो संविधान है वो संघीय व्यवस्था में चलता है, और जीएसटी की जो व्यवस्था है उसे सफल बनाने के लिए सहकारी संघवाद को केंद्र और राज्यों को फंक्शनल तरीके से अप्लाई करना पड़ेगा। ओके। अब जो मौजूदा परिस्थितियां हैं विराग जी, और जिसका जिक्र आपने थोड़ा सा किया भी था कि केंद्र और राज्यों के बीच में इस वक्त खटास जो है वो साफ तौर पर दिख रही है। राजनीतिक कारण उसके पीछे हैं स्वाभाविक रूप से, लेकिन अब क्या आने वाली जो जीएसटी काउंसिल्स की जो बैठक होंगी उनमें सुप्रीम कोर्ट का इस ऑर्डर को लेकर राज्यों का और केंद्र का नजरिया क्या क्या होगा, क्या क्या दलील वो दे सकते हैं, इंटरप्रेट किस तरह से कर सकते हैं अपने अपने तरीके से? देखिए, इससे निश्चित तौर पर राज्यों के जो एक ताकत है वो सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को जो फैसला होता है वो देश का कानून माना जाता है, तो राज्यों को इस फैसले से संबल मिलेगा। और जो जीएसटी की व्यवस्था है 3 वजहों से ऑलरेडी बहुत ही लड़खड़ा रही थी। पहला, पेट्रोलियम पदार्थों पर जो टैक्स का जो मामला है वो, दूसरा 5 साल का समय खत्म होने वाला है वो, और तीसरा जो केंद्र और राज्यों के बीच में कोरोना, लॉकडाउन और इन सारी चीजों के बाद जो एक तनातनी आर्थिक संसाधनों की, अभी इवन सरकार ने भी बोला है कि जो राज्यों की जो जीडीपी के आंकड़े आ रहे हैं वो सही आंकड़े नहीं आ रहे हैं। तो
जो जीएसटी की व्यवस्था भी आई थी, संविधान में संशोधन हो गया था, कानून बन गया था, लेकिन केंद्र और राज्यों का जो इंटीग्रेशन होना था वो इंटीग्रेशन आज तक पूरी तरह से नहीं हुआ। तो राज्यों के जो सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट है उनको स्टेट जीएसटी बोल दिया गया, केंद्र का जो सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट है उसको सीजीएसटी बोल दिया गया, लेकिन जो सही मायने में इंटीग्रेशन है वो नहीं हुआ। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद में निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है कि एक जीएसटी के एक एप्लीकेशन पे, जीएसटी की सफलता पे और भी बाधाएं पैदा हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विराग जी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कुल मिला के अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट के इस रूलिंग के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद अब आगे इस पर किस तरह की राजनीति होती है, इस पर नजर हमारी आगे भी बनी रहेगी। बहरहाल अगली खबरों का कुछ रुख कर लेते हैं और चेक बाउंस के मामलों को तेजी से निपटाने की राह अब प्रशस्त होती दिखाई दे रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बनी एक्सपर्ट कमेटी की खास अदालतें बनाने की सिफारिश को मान लिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी ब्रजेश कुमार। ब्रजेश जी बताइए। चेक बाउंस के मामलों की सुनवाई में अब तेजी आ सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी चेक बाउंस के मामलों का निपटारे का रास्ता सुझाने के लिए, उसकी सिफारिश को मान लिया है। दरअसल एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश ये थी कि देश के 5 राज्यों के उन 5 जिलों की पहचान की जाए जहां सबसे ज़्यादा चेक बाउंस के मामले हैं, और उन 5 जिलों में एक चेक बाउंस के मामलों के निपटारे के लिए खास अदालत बनाई जाए और उन्हीं अदालतों में तेज़ी से मामले की सुनवाई हो और जो लंबे पड़े मामले हैं लंबे समय से उनका निपटारा किया जा सके। देश में इस वक्त 33 लाख से ज़्यादा चेक बाउंस के मामले हैं जो अलग अलग राज्यों में हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो 5 मामलों वाले राज्य हैं उसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है। तो ये राज्य हैं और इन जो राज्यों के दायरे वाले जो हाई कोर्ट्स हैं उनसे जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने कि किस तरह से ये जो खास अदालतें हैं चेक बाउंस के मामलों की सुनवाई के लिए उनका गठन किया जाए और किस तरह से मामलों को आगे तेजी से निपटारा किया जाए। दरअसल जो एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश थी उसके हिसाब से करीब 1800 से ज़्यादा कर्मचारियों की ज़रूरत थी और करीब 127 करोड़ रुपए का खर्चा जो है इस पर आएगा। ये सारा अनुमान जो एक्सपर्ट कमेटी ने दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्डलेस ट्रांजैक्शन करने वालों को बड़ी राहत दी है। जल्द ही आप किसी भी बैंक से कार्डलेस ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। क्या ये पूरी खबर बताने के लिए इस वक्त मेरी सहयोगी एकता सूरी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। बताइए एकता, क्या ये पूरी खबर और कैसे ये कार्डलेस ट्रांजैक्शन को आसान बनाएगा? जी बिल्कुल दीपक, आरबीआई के निर्देश के अनुसार अब आप किसी भी बैंक से कार्डलेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होने वाला है कि जो लोग कार्ड्स कभी कभार कैरी नहीं करते हैं या फिर अक्सर हम कार्ड क्लोनिंग के किस्से सुनते हैं, एक तो उससे राहत मिलेगी कि आपको डर नहीं होगा कि आपका एटीएम पर कार्ड क्लोन हो रहा है। दूसरा, आप किसी भी बैंक के एटीएम पे अगर आप जा सकते हैं, बैंक अगर सुविधा देता है कार्डलेस ट्रांजैक्शन की, तो आप अपना बिना किसी कार्ड के आप अपनी कैश जो है उस एटीएम से आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसके लिए यूपीआई का सहारा लिया जाएगा। जैसे कि अगर कोई एटीएम में जा रहा है तो हो सकता है उसे क्यूआर कोड स्कैन करना पड़े या फिर अपना यूपीआई आईडी यूज करना पड़े, जिसके बाद उसे जैसे यूपीआई में हम ट्रांजैक्शंस के वक्त पिन डालते हैं उस तरह से निकासी की जाए। यानी कि ये एक साफ निर्देश है कि ये जो कार्डलेस ट्रांजैक्शंस है उसमें यूपीआई की मदद ली जाएगी और कोई एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर नहीं लगेगा। यानी कि जो आप अक्सर एटीएम कार्ड के, डेबिट कार्ड के ऊपर अपनी फीस देते हैं वही लगेगी, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा। ये एक कार्डलेस ट्रांजैक्शंस की जो सुविधा है, ये आरबीआई ने बोला है कि अब बहुत से बैंक इसमें आ सकते हैं, क्योंकि अभी कभी कभार हमने देखा है कि हर एक बैंक ये सुविधा नहीं देता, किसी एटीएम में होती है किसी में नहीं होती। लेकिन इस निर्देश के बाद अब बहुत से प्लेयर्स जो है कार्डलेस ट्रांजैक्शंस देंगे, जिससे जाहिर सी बात है एक आम कस्टमर को बहुत इससे फायदा मिलेगा। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया एकता इस तमाम जानकारी के लिए। तो ग्राहक को एटीएम में डेबिट या एटीएम कार्ड डालने की अब ज़रूरत नहीं होगी एटीएम में, ना ही किसी पिन या पासवर्ड की ज़रूरत होगी और अब ये सारे बैंक्स के लिए सुविधा शुरू हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। जी बिजनेस की फर्जी लोन ऐप के खिलाफ मुहिम लगातार रंग ला रही है। आरबीआई वक्त वक्त पर इसके लिए गाइडलाइंस जारी कर चुका है। अभी ठोस नियम आने भी वाले हैं कुछ ही दिनों में। फिनटेक एसोसिएशन फेस ने शानदार पहल करते हुए फर्जी ऐप्स के मामले को उजागर करने के लिए
आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात करी थी और इस जानकारी को सरकार से साझा करने की पहल की। इसके बाद एक और असर हमारी जी बिजनेस की खबर का यह हुआ कि गूगल ने अपनी डेवलपर पॉलिसी ही बदल दी। बिना अब एनबीएफसी, बिना किसी बैंक से एसोसिएशन या आरबीआई के लाइसेंस के कोई भी ऐप लेंडिंग ऐप के नाम पर कम से कम गूगल प्ले स्टोर पर नहीं आ पाएगा। और अब मुंबई पुलिस की साइबर क्राइम विंग ने भी शानदार तरीके से इस मामले में करीब 15 ऐप्स को आइडेंटिफाई किया है और गूगल को प्ले स्टोर से इन्हें हटाने को कहा है। आज हम बताएंगे डिजिटल ठगों पर नकेल कसने के लिए और क्या क्या कसने की जरूरत है। सरकार, आरबीआई, पुलिस, गूगल जो भी कुछ कर रहे हैं, क्या वो पर्याप्त है? इस रिपोर्ट में देखिए। जी बिजनेस के ऑपरेशन हफ्ता वसूली की मुहिम का असर दिखने लगा है। फर्जी लोन ऐप को लेकर हम लगातार लोगों को आगाह करते आ रहे हैं। जी बिजनेस ने न केवल इनके खिलाफ एक जंग छेड़ी बल्कि स्टिंग ऑपरेशन के जरिए इनका पर्दाफाश भी किया। हमारी खबर का असर ये रहा कि आरबीआई को मामले में दखल देना पड़ा। आरबीआई ने गूगल और एप्पल स्टोर पर ऐसे 600 फर्जी लोन ऐप की पहचान की जो लोगों को अवैध तरीके से लोन बांटकर उनसे हफ्ता वसूली कर रहे हैं। पिछले महीने ही आरबीआई ने 37 फेक लोन ऐप को अपने रेडार पर लेकर जांच भी शुरू कर दी है। आरबीआई की पहल के बाद भी हम चुप नहीं बैठे और फेक लोन ऐप के खिलाफ जंग जारी रखी। नतीजा ये रहा कि मुंबई की साइबर क्राइम ब्रांच ने भी हफ्ता वसूली की हमारी मुहिम का साथ दिया। मुंबई पुलिस ने 15 ऐसे फर्जी लोन ऐप को गूगल से उनके प्ले स्टोर से हटाने के लिए कहा। ये ऐप देश के अलग अलग राज्यों से संचालित होते हैं। इनमें लोन इंडिया, यस कैश, अल्फा लोन, स्पीड लोन जहां दिल्ली से चल रहे हैं, वहीं नवी मुंबई से कैश लोन और कैश एडवांस ऐप, हरियाणा से कोश ऐप और एलेक्जेंड्रिया लोन ऐप, गुजरात से हैंडी लोन ऐप, पुणे से रूपी लैंड ऐप, आंध्र प्रदेश से मॉजिक लोन ऐप, तमिलनाडु से क्रेडिट किंग ऐप और कर्नाटक से मोबाइल कैश जैसे ऐप शामिल हैं। साइबर क्राइम ब्रांच के मुताबिक ये सभी 15 फेक लोन ऐप कोरोना काल के दौरान या इसके बाद प्ले स्टोर पर आए हैं। फिलहाल इन पर और सख्ती करने की जरूरत है। गूगल को भारत से संचालित होने वाले ऐसे सभी ऐप की कुंडली संबंधित राज्य के पुलिस विभाग से साझा करना चाहिए ताकि फर्जीवाड़ा होने की स्थिति में आरोपी को दबोचा जा सके। वहीं आरबीआई को एक रेगुलेशन लाना चाहिए कि बगैर उसकी इजाजत के कोई लोन ऐप गूगल या एप्पल प्ले स्टोर पर नहीं आ सकेगा। अगर गूगल या एप्पल इसे लेकर कोई कोताही बरतते हैं तो इन पर भी सख्ती होनी चाहिए। ये कुछ फौरी उपाय हैं जिससे फेक लोन ऐप पर नकेल कसी जा सकती है। मौजूदा समय में गूगल और एप्पल प्ले स्टोर पर 1100 से अधिक लोन ऐप काम कर रहे हैं। सरकार ने अपनी जांच में पाया है कि इसमें से करीब 600 फेक लोन ऐप हैं। ऐसे में सरकार को तत्काल प्रभाव से इन ऐप्स को प्ले स्टोर से हटाने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे ऐप के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए। वहीं हम एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आगे भी लगातार इन फेक लोन ऐप के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दुनिया भर में कोरोना वायरस के बाद अब मंकी पॉक्स ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। ब्रिटेन के बाद अब अमेरिका में इसका मामला सामने आया है। अमेरिका में एक शख्स में मंकी पॉक्स वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। अमेरिका ने बताया है कि इस मामले में आम जनता को कोई खतरा नहीं है। संक्रमित शख्स अभी अस्पताल में भर्ती है। अमेरिका तक पहुंचा ये मंकी पॉक्स आखिर है क्या? ये बीमारी कैसे इंसानों तक पहुंचती है और कितनी खतरनाक है? हर सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में। कोरोना के बीच अब मंकी पॉक्स ने भी दस्तक दे दी है। यूरोपीय देशों में मंकी पॉक्स का संक्रमण बढ़ रहा है। यह बीमारी वैसे तो नई नहीं है, लेकिन इस संक्रमण के चलते पूरी दुनिया सतर्क हो गई है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक पहली बार यह बीमारी 1958 में सामने आई थी। तब रिसर्च के लिए रखे गए बंदरों में यह संक्रमण मिला था। इसके लिए इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया है। इन बंदरों में चेचक जैसी बीमारी के लक्षण दिखे। वहीं WHO के मुताबिक इंसानों में मंकी पॉक्स का पहला मामला 1970 में सामने आया। तब कांगो के रहने वाले एक 9 साल के बच्चे में संक्रमण मिला था। 1970 के बाद 11 अफ्रीकी देशों में इंसानों के मंकी पॉक्स से संक्रमित होने के मामले सामने आए थे। दुनिया में मंकी पॉक्स का संक्रमण अफ्रीका से फैला है।
कनाडा में भी 1 दर्जन से ज्यादा संदिग्ध मामलों की जांच की जा रही है। स्पेन और पुर्तगाल में अब तक 40 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ब्रिटेन में भी 6 मई से अब तक 9 मामले सामने आ चुके हैं। मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में यह संक्रमण सालों से हजारों लोगों को संक्रमित करता रहा है, लेकिन यूरोप में यह नई बात है। मंकी पॉक्स के फैलने की बात करें तो यह किसी संक्रमित जानवर के खून, उसके शरीर के पसीने से या फिर उसके घावों के सीधे संपर्क में आने से फैल सकता है। अफ्रीका में गिलहरियों और चूहों के भी मंकी पॉक्स से संक्रमित होने के सबूत मिले हैं। इंसान से इंसान में वायरस के फैलने के मामले अब तक बेहद कम सामने आए हैं। हालांकि संक्रमित इंसान को छूने या उसके संपर्क में आने से संक्रमण फैलने की आशंका जरूर है। मंकी पॉक्स के लक्षणों की बात करें तो लक्षण दिखने में 5 से 21 दिनों का वक्त लग सकता है। संक्रमित होने के 5 दिन में बुखार, तेज सिर दर्द, सूजन, पीठ दर्द, मांसपेशियों में दर्द, थकान जैसे लक्षण दिखते हैं। मंकी पॉक्स शुरुआत में चिकन पॉक्स, खसरा या चेचक जैसा दिखता है। बुखार होने के 1 से 3 दिन के बाद त्वचा पर इसका असर दिखना शुरू हो जाता है। शरीर पर दाने निकल आते हैं और हाथ, पैर, हथेलियों, पैरों के तलवों और चेहरे पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। ये दाने घाव जैसे दिखते हैं और खुद सूख कर गिर जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक मंकी पॉक्स से संक्रमित हर 10वें व्यक्ति की मौत हो सकती है। छोटे बच्चों में गंभीर संक्रमण होने का खतरा बना रहता है। मंकी पॉक्स के इलाज की बात करें तो इसमें चपेट में आने वाले ज्यादातर मरीज कुछ ही हफ्तों के भीतर ठीक हो जाते हैं। यह बीमारी केवल दुर्लभ मामलों में ही घातक साबित हुई है। वैसे चेचक की वैक्सीन मंकी पॉक्स के संक्रमण के खिलाफ 85% तक असरदार साबित हुई है, लेकिन अभी चेचक की वैक्सीन भी आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। 2019 में चेचक और मंकी पॉक्स को रोकने के लिए एक वैक्सीन को मंजूरी दी गई थी, लेकिन वो भी अभी नहीं मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब वक्त है इंडिया 360 की खास पेशकश, मामला क्या है। मंकी पॉक्स के बारे में आप समझ गए, और अमेरिका में सिर्फ मंकी पॉक्स का संकट ही खड़ा नहीं हुआ है, बल्कि यहां बेबी फूड की कमी भी हो गई है। आज मामला क्या है मैं आपको बता रहे हैं। यूएस का बेबी फूड क्राइसिस। बेबी फूड की कमी को देखते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश में डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट लागू कर दिया है। तमाम जो अमेरिकी अखबार हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, पोर्टल्स हैं, उनमें यही खबर छाई हुई है और पूरी दुनिया में इस पर बहस हो रही है कि आखिर क्या है अमेरिका का बेबी फूड क्राइसिस। समझिए पूरा मामला क्या है। दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी अमेरिका में आजकल बच्चों को भरपेट दूध नसीब नहीं हो रहा है। यहाँ मार्केट में बेबी फूड की भारी कमी हो गई है। बेबी फूड फॉर्मूला मिल्क होता है जो 1 साल से कम उम्र के बच्चों को पिलाया जाता है। दरअसल जब किसी वजह से माँ बच्चे को स्तनपान नहीं करवा पाती है तो शिशु को फॉर्मूला मिल्क पिलाया जाता है। फॉर्मूला मिल्क को ब्रेस्ट मिल्क का विकल्प माना जाता है। इसमें बच्चों की स्वास्थ्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विटामिन, फैट, शुगर और अन्य जरूरी पोषक चीजों को मिलाया जाता है। अमेरिका में बेबी फूड की भारी कमी हो गई है। कई बड़ी कंपनियों ने इसकी बिक्री सीमित कर दी है। इसमें सीवीएस और वॉलग्रीन्स जैसी बड़ी फार्मेसी कंपनियां भी शामिल हैं। हाल ही के दिनों में इन कंपनियों ने फॉर्मूला मिल्क कैन खरीदने की सीमा तय कर दी है। लेकिन बेबी फूड की कमी होने का सिर्फ यही एक कारण नहीं है। दरअसल इसकी शुरुआत तब हुई जब बेबी फूड की मुख्य सप्लायर एबॉट के फॉर्मूला मिल्क लेने से 4 बच्चे बीमार पड़ गए। इनमें से 2 बच्चों की मौत हो गई। अभी इस मामले की जांच चल ही रही है। इस खबर के बाद कंपनी ने फरवरी में अपने फॉर्मूला मिल्क प्रोडक्ट्स को वापस बुला लिया और इसे बनाने वाली फैक्ट्री भी बंद कर दी। इससे देश में फॉर्मूला मिल्क का संकट बढ़ गया। हालांकि रिसर्च फर्म डेटा असेंबली के मुताबिक इस क्राइसिस की शुरुआत पिछले साल से ही शुरू हो गई थी। फर्म के मुताबिक सप्लाई चेन की दिक्कत और दूसरी कई वजहों से ये संकट खड़ा होना शुरू हो गया था। पिछले महीने स्थिति और विकराल तब हो गई जब लोगों ने इसे स्टॉक करना शुरू कर दिया था। बाइडेन सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट लागू कर दिया है। एक्ट लागू होने के बाद सरकार की तरफ से बेबी फूड के इंपोर्ट में तेजी लाने के लिए काम किया जाएगा। इसके साथ ही कृषि से जुड़े कई विभागों को बेबी फूड तैयार करने के इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। बाइडेन सरकार को उम्मीद है कि उसकी इस कोशिश से देश में बेबी फूड की क्राइसिस खत्म हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
आइए और अब बात करते हैं बाजार की। कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार आज भारी गिरावट का शिकार हो गया। बुधवार को यूएस में 2020 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। निफ्टी 300 अंकों की कमजोरी के साथ खुला और दिन भर 16,000 के नीचे रहा। दिन में डाउ फ्यूचर्स की गिरावट से भी दबाव बना। बाजार पर वीकली एक्सपायरी ने भी दबाव बनाने का काम जारी रहा। जानकारों के मुताबिक बाजार में आज की गिरावट अप्रत्याशित थी। कारोबार के अंत में निफ्टी 431 अंक फिसलकर 15,809 पर बंद हुआ। सेंसेक्स भी 1,416 अंक टूटकर करीब 53,000 के नीचे बंद हुआ। और अमेरिकी बाजारों का हाल भी देख लेते हैं। वहां पर मिले जुले हाल नजर आ रहे हैं। डाउ जोन्स गिरा हुआ है लगभग 1% की गिरावट, 306 अंकों की गिरावट के साथ 31,182 के स्तर पर। नैस्डैक में कुछ हरियाली जरूर दिख रही है, हालांकि ये भी फ्लैटिश कहा जाएगा। मात्र 21 अंकों की तेजी के साथ 11,439 के स्तर पर फिलहाल नैस्डैक कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए, मार्केट में ज्यादा एक्शन के लिए ट्रेडस्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन जी जुड़ चुके हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज बाजार ने ग्लोबल संकेतों की वजह से डुबकी लगाई। अब कल कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन है, क्या उम्मीद रखें सर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो आपने बहुत एक सही शब्द यूज किया, अप्रत्याशित है। और सारे मार्केट्स के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने ये जो फॉल है ये उम्मीद नहीं की थी, एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ऐसा ही मेरा भी मानना था कि जिस तरीके से कल एक बाउंस बैक लिया तो डाउनसाइड रिस्क कहीं ना कहीं बची हुई थी कि 15,671 का एक लेवल है जो कि बार बार वहां पे सपोर्ट ले रहा है। बट आज अब एसजीएक्स निफ्टी को देखते हैं तो 150 पॉइंट करीब तेज है, तो एक वो पॉजिटिव साइन है। नैस्डैक भी पॉजिटिव है। बाकी एफआईआई जो 2-3 दिनों से शॉर्ट कवरिंग करते हुए दिखे थे, आज से फिर से इनकी शॉर्ट पोजीशन दिख रही है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी टिप्स पे भी एक बार बाइंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि माहौल जो स्लो ग्रोथ और इन्फ्लेशन और ये सारी जो चीजें हैं, ये इसका डर पूरा मंडरा रहा है। तो मेरे हिसाब से कॉशियस रहें। बार बार जो मैं कह रहा हूँ एक्सुबरेंस के साथ ट्रेड नहीं करें। और आज काफी बड़ा फॉल था, हर इंडाइसेस, हर स्टॉक्स, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, और आईटी में तो अच्छा खासा फॉल था। टीसीएस जैसा स्टॉक 5% टूटा हुआ था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट में अच्छा खासा रिस्क ऑफ ट्रेड हो रहा है और कॉशियस रहने की राय है और लोअर लेवल्स पे बाइंग नहीं करे, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी इस तमाम विश्लेषण के लिए आपका। आगे बढ़ते हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख करते हैं। अमेरिकी स्टार मर्लिन मुनरो का एक चित्र $195 मिलियन में नीलाम हुआ है। जी हां, यह सार्वजनिक नीलामी में बेची गई 20वीं शताब्दी की सबसे महंगी चीज रही। हॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक मर्लिन मुनरो की एक प्रतिष्ठित पेंटिंग आजकल चर्चाओं में है। शॉर्ट सेज ब्लू मर्लिन नाम की ये पेंटिंग 1500 करोड़ रुपए में नीलाम हुई है। इतनी बड़ी कीमत में ऑक्शन में बिकने के साथ ही ये किसी भी नीलामी में बिकने वाली सबसे महंगी पेंटिंग बन गई है। ये पेंटिंग मुनरो की मौत के 2 साल बाद 1964 में बनाई गई थी। ये 20वीं शताब्दी की पहली इतनी महंगी बिकने वाली पेंटिंग बन गई है। इसके पहले साल 2015 में पाब्लो पिकासो की अल्जीरियस की महिलाएं 1300 करोड़ रुपए में बिकी थी। हालांकि अभी भी नीलामी में बेची गई सबसे महंगी पेंटिंग का रिकॉर्ड लियोनार्डो दा विंची की साल्वाटर मुंडी के पास है। ये पेंटिंग साल 2017 में 3486 करोड़ रुपए में बिकी थी। बता दें कि अगस्त 1962 में केवल 36 साल की आयु में ड्रग ओवरडोज के कारण मर्लिन की मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद एंडी वॉरहोल ने मर्लिन मुनरो की सिल्क स्क्रीन बनाना शुरू किया। साल 1964 तक एंडी ने मर्लिन की 5 पेंटिंग्स का निर्माण किया जो अलग अलग कलर के बैकग्राउंड पर बनी थीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हर इंसान अपनी शादी को यादगार बनाने का सपना देखता है। वो चाहता है कि उसकी शादी को दुनिया याद रखे। इसीलिए अब डेस्टिनेशन वेडिंग का ट्रेंड जोरों पर है। लोग ऐसे में समंदर की गहराई में भी शादी करना पसंद करते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि अब अंडर वाटर वेडिंग भी रॉयल हो सकती है तो आप क्या कहेंगे? देखिए इस रिपोर्ट में। पनडुब्बी नाम सुनकर हम सभी को सिर्फ जंग और पानी के अंदर एक खास तरह के युद्ध का ख्याल आता है। लेकिन अब समय और सोच को बदलने की तैयारी हो गई है, क्योंकि एक ऐसी पनडुब्बी बन रही है जिसमें सवार होकर आप आनंद लेंगे पानी की दुनिया में अपने पार्टनर और दोस्तों संग लॉन्ग ड्राइव का।
ये विशाल पनडुब्बी 120 मेहमानों को लेकर 200 मीटर की गहराई में पानी के नीचे शादी कराने की क्षमता रखती है। यानी अगर आप यहाँ रॉयल अंदाज में शादी करना चाहते हैं तो आप पूरे दोस्तों और करीबियों को न्योता दे सकते हैं। अपनी तरह की अलग पनडुब्बी का रंग पीला है और इसका इस्तेमाल न सिर्फ शादी, एंगेजमेंट और दूसरे सेलिब्रेशन के लिए हो सकेगा, बल्कि इसमें कसीनो और डिनर के लिए भी लोग जा सकेंगे। पनडुब्बी के अंदर एक वेडिंग हॉल बनाया गया है। शादियां यहाँ हो सकेंगी। 64 लोगों के बैठने का एक रेस्टोरेंट होगा, जिम के साथ कसीनो की भी सुविधा होगी। पनडुब्बी के अंदर एरिया 1600 वर्ग फीट है और इसे बेहद शानदार तरीके से सजाया गया है। पार्टी के दौरान लोग समुद्र के बाहर के नजारे देख सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वॉशिंगटन में एक बड़ी कमाल की घटना घटी। वो कहावत है ना, बिल्ली की भाग के छीका फूटा। कुछ ऐसी वैसी ही कुछ रिपोर्ट के जरिए इस पूरे मामले को समझिए। अगर कोई आपसे ये कहे कि एक बिल्ली ने एक शख्स को लखपति बना दिया तो शायद आप यकीन ना करें, लेकिन ये सच है। अमेरिका के वॉशिंगटन में ये मामला सामने आया है। दरअसल कुछ लोगों ने एक बिल्ली पर आरोप लगाया था कि वो दूसरे जानवरों को तंग करती है। इसके बाद बिल्ली पर जुर्माना लगाया गया। बाद में बिल्ली के मालिक ने हायर अथॉरिटी में अपील की तो वहां से उसे 95 लाख रुपए का हर्जाना मिला। पड़ोसियों का आरोप था कि ये बिल्ली दूसरे पालतू जानवरों को परेशान करती है। इसके बाद कोर्ट ने बिल्ली पर 23 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया था। यही नहीं, बिल्ली को एनिमल कंट्रोल के पास भेज दिया गया। वहाँ वो किटी जेल में रही। इस बीच बिल्ली की मालकिन अना डेनेली ने सरकारी संस्थाओं के खिलाफ केस दायर कर दिया। इस मामले की सुनवाई 3 साल तक चली। बाद में कोर्ट ने माना कि बिल्ली की कोई गलती नहीं है और उसने किसी भी दूसरे जानवर को तंग नहीं किया। बिल्ली ने बिना इजाजत किसी के घर में एंट्री तक नहीं ली। ऐसे में कोर्ट ने पुरानी सजा को खारिज करते हुए बिल्ली के मालिक को 95 लाख रुपए हर्जाने के रूप में देने का आदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चंदा मामा दूर के, इसीलिए मामा के घर की अच्छी चीजें लाना मुश्किल हो जाता है। मगर अब शायद आने वाले वक्त में चंदा मामा के घर से आएंगी ताजी सब्जियां और फल भी। धरती से बाहर अंतरिक्ष में बस्तियां बसाने के सपने देख रहा इंसान चंदा मामा से बहुत उम्मीदें लगाए बैठा है। अंतरिक्ष यात्रियों का मानना है कि स्पेस में लंबे समय तक बने रहने के लिए चांद पर खेती करना बहुत जरूरी होगा। अब इस दिशा में एक छोटा सा कदम उठाते हुए वैज्ञानिकों ने चंद्रमा की मिट्टी में एक पौधा उगाने में सफलता हासिल की है। इस मिट्टी को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अपोलो मिशन के दौरान लाया गया था। इस शानदार सफलता से अब अंतरिक्ष में बस्तियां बसाने का सपना साकार होता दिख रहा है। अमेरिका के फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने नासा के अपोलो 11, 12 और 17 मिशंस के दौरान इकट्ठा की गई चंद्रमा की मिट्टी में ये पौधे उगाए हैं। इस सफलता से अब इस बात की उम्मीद बढ़ गई है कि भविष्य में अंतरिक्ष मिशन के दौरान पौधे चंद्रमा की सतह पर पैदा हो सकते हैं। साथ ही इंसान चंदा मामा के घर पर एक बस्ती भी बसा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये था आज का इंडिया 360। कोई राय, कोई सुझाव हो तो जरूर भेजिएगा। हैशटैग याद रखिए, #ZIndia360। नमस्कार।